सभी को। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10 चैप्टर 1 से लेके आपको लास्ट तक 5 चैप्टर जो है आपको इस बुक से लेके आए हैं, जिसका नाम है क्लास 10 का ये बुक है लोकतांत्रिक राजनीति। भाग 2 है और भाग 1 जो होता है वो 9th क्लास में होता है। तो आज हम क्लास 10 के पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी रहेंगे। पूरे बुक का जो 1 से लेके इसमें 5 जो है चैप्टर है, पांचों चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट्स जो है क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, हम उसको लेके आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, या आगे आने वाले जो डीएलएड एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी एग्ज़ाम है, जो एससीईआरटी एनसीईआरटी की जो किताबें जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए जो है वरदान साबित हो सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है बहुत मेहनत लगता है। जब आप एक पूरे बुक का एक निचोड़ जो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो उसमें काफ़ी समय भी लगता है, साथ में ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, आंसर भी बताना पड़ता है, और उसके साथ वीडियो बनाना पड़ता है। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर जाके जो है आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कहता है कि लोकतंत्र में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इसमें ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ, ठीक है, और उसके बाद है जैड गुडी। देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे हम आपको बता दें, ये जो है ओलंपिक धावक टॉम स्मिथ व जॉन कार्लोस, ठीक है। और अगला ऑप्शन है जैड गुडी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी आंसर। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो डी, इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये रंग विरोध के समर्थक थे, ठीक है। बाद बाकी लोग जो थे रंग विरोधी के विरोधी थे, और जैड गुडी जो थे वह रंग भेद के विरोधी नहीं थे। एकदम सही बात है। अगला है, इसमें आपको मिलान करना है। 3 देशों दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 3 ऐसे धर्म दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि किस में है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट्स है, हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता है, यहाँ पे किसी धर्म की मान्यता जो है अभी परिपूर्ण मतलब नहीं मिली है फुल फ्लेज, और इंग्लैंड में जो है प्रोटेस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि नारीवाद का चर्चा होते रहता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, आखिर नारीवाद क्या है। तो अधिकारों और अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष की अगर बराबरी मानने वाले व्यक्ति को हम लोग नारीवाद कहते हैं। ऐसी मान्यता जिसमें अधिकारों और अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष की क्या हो, बराबरी हो, वहाँ पे नारीवाद की चर्चा होती है, ठीक है। अगला है सांप्रदायिक। बहुत बार हम लोग सुनते हैं सांप्रदायिक दंगा हो गया। तो सांप्रदायिक होता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जो है सांप्रदायिक हो जाता है। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, कट्टर हो जाते हैं, तो एक प्रकार से आप सांप्रदायिक व्यक्ति हो जाते हैं। तो कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, सांप्रदायिक होता है। अब हम बात करेंगे जातिवादी। अब देखिए, जो जाति को क्या करता है, समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले को हम लोग जातिवादी कहते हैं। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति जातिवाद होते हैं। अब हम बात करेंगे, अगला है धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब हुआ। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था का अगर आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति। मान लीजिए कि कोई हिंदू है और कोई मुस्लिम है, तो जो मुस्लिम है वो उन्होंने हिंदू का जो है भेदभाव नहीं किया, और जो हिंदू है उन्होंने मुस्लिम का अगर भेदभाव नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहलाते हैं। इसलिए कहता है कि व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाले व्यक्ति को हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपको देखिए, पहला था कि 1 2 3 क्वेश्चन हो चुका था, 2 क्वेश्चन हुआ, उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इंग्लैंड में सन कितने ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था।
तो इंग्लैंड में हम लोग जानते हैं कि महिलाओं को वोट देने का सबसे पहले अधिकार जो मिला था वो आपको 1918 ईस्वी में मिला था। कहाँ पे? इंग्लैंड में सन 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अब हम बात करेंगे अगला कि सामाजिक विभाजन किस आधार पर हो सकता है। समाज में अगर सामाजिक हम विभाजन करेंगे तो वह किन किन आधारों पे हो सकता है। तो देखिए, सामाजिक विभाजन जाति के आधार पे भी समाज जो है बटा हुआ है, धर्म के आधार पे भी बटा हुआ है, लिंग के आधार पे भी बट सकता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन किन आधार पर हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जाति, लिंग और धर्म के आधार पे। अगला क्वेश्चन है कि क्या जाति और नस्ल एक समान है। तो देखिए, जाति और नस्ल एक समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसकी जो है नीचे आपको बता दी है, परिभाषा दे दी है कि जाति का जो आधार होता है वो आपको सामाजिक स्तर पे होता है। जाति का आधार जो है वो सामाजिक स्तर पे हुआ, और नस्ल का जो आधार होता है वो आपको जीव शास्त्री के अनुसार होता है। ठीक है, इसलिए जाति और नस्ल जो है एक समान क्या है? नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक विविधता कितनों रूपों में हो सकती है। तो देखिए, भारत में जो सामाजिक विविधता है, इससे पहले हम आपको धर्म, जाति और लिंग बता चुके हैं कि सामाजिक विभाजन इन आधार पे हो सकता है। तो एक और हम आपको बताते चले कि ये भी जो तीन चीज़ें हैं कि भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, संस्कृति के आधार पे भी सामाजिक विविधता जो है भारत में पाई जाती है। तो ये जो अब 6 इम्पोर्टेंट जो ऐसे फैक्ट हो गए जिस पे हम सामाजिक विविधता के बारे में लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। पहला है भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति और लिंग। ये जो है भारत में सामाजिक विविधता के रूप हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है कि संघ राज्य की विशेषता जो है नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन प्रणाली या सर्वोच्च न्यायपालिका। क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में आ चुके हम लोग। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय। तो जहाँ भी संघ राज्य की अगर विशेषता नहीं है तो ये जो है एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है। देखिए, लिखित संविधान भी होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन भी होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायपालिका भी होना चाहिए, लेकिन एक हरी शासन व्यवस्था ये कहीं भी संघ राज्य की विशेषता में चर्चा नहीं की गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि संघ सरकार का क्या उदाहरण है। अब आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिया जाएगा: अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो देखिए, संघ सरकार का जो उदाहरण है वो आपको अमेरिका में संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे एकात्मक सरकार चल रही है, यहाँ पे जो है राजतंत्र चल रहा है, और संघ सरकार जो है अभी अमेरिका में फिलहाल चल रहा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भारत में संघ और राज्यों के बीच जो अधिकार है, जो पावर है, जो शक्तियां हैं, उसको विभाजन करने के लिए कितनी सूचियों में वर्गीकृत की गई है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के संघ और राज्यों के बीच जो भी अधिकार है, जो शक्तियां हैं, उसका पृथकीकरण या विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 सूचियां हैं। प्रथम जो है आपको केंद्र सूची है, ठीक है, दूसरा राज्य अनुसूची है, और तीसरा जो है समवर्ती है। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तीन जो सूचियां हैं वह है आपको केंद्र, राज्य और समवर्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला है कि सत्ता में साझेदारी सही है। क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्या कारण हो सकता है। यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है। जो देश की एकता है उसको क्या करती है? कमजोर करती है।
फैसला लेने में देरी करती है या विभिन्न समुदायों के बीच का टकराव कम करती है। देखिए, अगर एक सत्ता में अगर साझेदारी सही कब होगा, जब वह तब होगा जब विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को क्या करेगा, कम करती है। इसलिए सत्ता में साझेदारी होना जो है बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रभारी कौन होता है। देखिए, जब हम लोग पंचायती राज स्तरीय पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 स्तरीय जो होता है उसमें जो है ग्राम कचहरी का प्रभारी कौन होता है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रभारी कौन होता है, सरपंच। यहाँ पे नीचे आपको सारा में आंसर भी हम आपको पीडीएफ में दिए हुए हैं, तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए हमारे व्हाट्सअप चैनल से जो आपको लिंक दिया हुआ होगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेस्टइंडीज में संघवाद की स्थापना कब हुई थी। वेस्टइंडीज में संघवाद की स्थापना कब हुई थी, 1958, 1960, 1962 या 1964। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग सही आंसर देखेंगे तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 1958। वेस्टइंडीज में संघवाद की जो है स्थापना कब हुई थी, 1958 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नाइजीरिया में संघवाद का स्थापना कब हुआ था। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर नंबर 2 में जो दिया हुआ है वो भी है आपको लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 10, क्लास 10 का जो है लोकतांत्रिक राजनीति, उसमें जो है दिया हुआ है नाइजीरिया में संघवाद का स्थापना कब हुआ था। तो नाइजीरिया में संघवाद का जो स्थापना था वो 1950 ईस्वी में हुआ था, और अभी वेस्टइंडीज का चर्चा किए थे तो 1958 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है वह किस अनुसूची में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है वह किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो ये आपको 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, सॉरी 8वीं अनुसूची के 10वीं के अंतर्गत जो है दल बदल कानून है, ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो सवाल आता है क्या अंग्रेजी जो है अनुसूची भाषा है, तो अंग्रेजी को अभी तक शामिल नहीं किया गया। बस इतना याद रखना है, भारतीय संविधान के 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में की गई है, तो 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी बोलने वाले की प्रतिशत कितनी है। भारत में हिंदी बोलने वाले की जो प्रतिशत है वो कितनी है, 59%, 19%, 40% या 80%। तो देखिए, भारत में हिंदी बोलने वाले की जो प्रतिशत है वो आपको 40% है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत की आत्मा जो है गाँव में बसती है। किसने कहा था कि भारत की आत्मा जो है गाँव में बसती है, और बहुत ही नामी व्यक्ति थे, वो है महात्मा गांधी। हम आप सभी जानते हैं, उनका ही कथन था कि जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है, इसलिए शहरों के विकास से अच्छा है कि गांव का जो है विकास किया जाए। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था में कितने स्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था। अभी हम आपको पिछले सवाल में बताए थे कि ग्राम पंचायत का समिति का जो प्रभारी था उसमें कौन होता है, उसी समय हम आपको बताए थे कि पंचायत व्यवस्था में कितने स्तरीय का चर्चा किया गया था, तो 3 स्तरीय का चर्चा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको इम्पोर्टेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे आने वाले बीपीएससी या डीएलएड एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचा में कौन सही है। ठीक है, अभी हम आपको बताएं कि बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय ढांचा है, अब उसमें बताना है कि कौन सा सही है। ग्राम स्तर पर पंचायत एकदम सही, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति ये भी सही है, और तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद। यानी कि अगर जब ये तीनों सही हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी आंसर, इनमें से सभी। तो ये आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय ढांचा, और साथ में ग्राम स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पंचायती राज अधिनियम
भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? हमने पंचायती राज के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो अब बताना है कि पंचायती राज किस भाग में सम्मिलित है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भाग 9 में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम किस अनुसूची में जोड़ी गई? पंचायती राज अधिनियम जो है किस अनुसूची में जोड़ी गई? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है भारतीय पंचायती राज की संविधान संशोधन और कब आया, यानी पंचायती राज जो है संविधान संशोधन कब हुआ और कब आया था? तो पंचायती राज जो है किससे संबंधित है, ये भी हम कह सकते हैं। तो पंचायती राज जो है वो आपको 73वां संविधान संशोधन से है, और ये कब आया था? तो हुआ था तो 1991 ईस्वी में हुआ था। पंचायती राज के संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? तो 1951 में। 91 आपको यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। ठीक है, जिनको भी PDF चाहिए मिल जाएगा, कमेंट कीजिए। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सवाल है कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991, 1992, 1993 या 1994? तो जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो आपको जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। देखिए 73वां संविधान अभी जो हुआ था, हम आप बात कर रहे थे 73वां संविधान संशोधन 1991 में। तो 73 के बाद जो 74वां संविधान संशोधन हुआ वो 1992 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष के द्वारा महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में आधी सीट यानी कि 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो बताना है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के द्वारा किस साल जो है आपको 50% आरक्षण दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2005 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और इसी समय 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन भी RTI भी आया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम इनमें से कौन सा कर लगाती है? जो नगर निगम है इनमें से कौन सा कर लगाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मकान कर, शौचालय कर, जल कर। तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नगरीय शासन व्यवस्था कितने स्तरीय है? अभी हमने पढ़ा था पंचायती राज, तो पंचायती राज में हमने बताया था कि त्रिस्तरीय है। तो नगरीय शासन व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भी त्रिस्तरीय ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नगरीय शासन व्यवस्था में कौन सही है? अभी हम आपको बताए हैं कि पंचायती राज भी 3 स्तरीय और नगरीय भी 3 स्तरीय। तो नगरीय शासन व्यवस्था में कौन कौन होते हैं? एक होता है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। यानी अगर ये तीनों सही है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सही। आपको यहाँ पे सारा आंसर मिल जाएगा। PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ स्थापना हुआ था? यानी भारत में प्रथम नगर निगम जो है कहाँ नहीं, यहाँ सॉरी कब स्थापना हुआ था, यहाँ कब होगा। भारत में प्रथम नगर निगम कब स्थापना हुआ था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1688 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1952 ईस्वी में। कहाँ पे? 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से सभी? तो देखिए इंडिका पुस्तक के जो लेखक थे वो आपको मेगास्थनीज थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पिछले वीडियो में भी आपको देखने को मिला था। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो आपको चाणक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इससे पहले हम आपको बताए थे
कि सूचना का अधिकार अधिनियम राइट RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट आर से राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब आया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 ईस्वी में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आगे हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते होंगे। तो इसका सही से आंसर हो गया कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था? कि देश के अंदर जो है आपातकाल लागू हुआ था। इसलिए 1975 का जो साल है बहुत बार याद में रखा जाता है। और भारत का जो 22वां राज्य सिक्किम जो है वो 1975 ईस्वी में ही बना था। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? यानी भारतीय लोकतंत्र में, हमारा जो लोकतंत्र है उसमें जो जनता जो है खुश नहीं थी, तो कहता है कि किस दशक में यह प्रारंभ हुआ? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1975 में जब आपातकाल हुआ, JP नारायण का जो आंदोलन था, तो उसी में जो है 1970 के दशक में ये जो आंदोलन हुआ लोकतंत्र में, सत्ता के विरुद्ध जो आंदोलन था, आक्रोश था, वो 1970 के दौरान हुआ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? अभी हम आपको बताएं कि जो 1970 के दशक में जो सत्ता के विरुद्ध जो जन आंदोलन था, जिसमें 1975 में जाकर आपातकाल लगा, तो उसका जो प्रमुख नेता थे वो तो आपके जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इन्हीं के ने संपूर्ण क्रांति का जो है नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना के संबंधित अधिकार कानून जो है कब बना? तो ये एक सेकेंड, ये जो है सूचना का अधिकार संबंध जो कानून वो 2005 ईस्वी में बना। ये आपको गलती है, 2005 ईस्वी में बना। इससे पहले भी हम आपको बताए हैं कि 2005 ईस्वी में बना, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? देखिए जब 1971 में सरकार बनी इंदिरा की, तो 1975 आते आते जो है जन आक्रोश इतना बढ़ गया कि वहाँ से उसको जो है आपातकाल लागू करना पड़ा, और 18 महीना तक आपातकाल रहा। बहुत सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया। उसके बाद जो है 1977 में फिर से चुनाव हुआ, जिसमें समता पार्टी, जनता पार्टी, बहुत सारे लोगों ने पार्टी बनाया था। तो 1977 में आम चुनाव हुआ। उसमें कहता है कि किस पार्टी को बहुमत मिला? तो उसमें जो है जनता पार्टी को बहुत सारा प्यार मिला, बहुमत मिला, जिसमें उसका सरकार जो है बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, औद्योगिक मजदूरों के शोषण से। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो पेड़, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, इससे संबंधित नहीं। देखिए अंगूर के पेड़ काटने के विरोध में लोग हुए थे, अनुमति से नहीं हुए थे। आर्थिक शोषण भी हुआ, शराबखोरी भी हुआ, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से भी मुक्ति हुआ, लेकिन इससे संबंधित नहीं है। संबंध था लेकिन इसमें अनुमति से नहीं था, अनुमति नहीं दिया था, इसलिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दलित पैंथर के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों के शोषण से है। तो देखिए दलित पैंथर का जो कार्यक्रम था वो दलित सेना का गठन से संबंधित था, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति से भी था, औद्योगिक मजदूरों के शोषण मुक्ति से भी था। किससे संबंधित नहीं था? तो है जाति प्रथा का उन्मूलन से, ठीक है। हमको नहीं पे ध्यान देना है। तो ये जाति प्रथा का उन्मूलन नहीं कर रहे थे, इन्होंने दलित सेना का गठन किया, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति की, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति दिलाया। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? वो आपको थे महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो जो ताड़ी विद्रोह आंदोलन था वो आपको जो है आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताड़ी विद्रोह आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो देखिए नर्मदा घाटी परियोजना जो है आपको गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसको याद रखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि 2005 में लागू हुआ, कानून बना। तो कहता है कि इसकी जो मांग हुई थी वो आंदोलन जो है वो कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ से? राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है क्वेश्चन नंबर 12, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए नेपाल में जो अभी है सप्तदलीय गठबंधन है, तो उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना? नहीं। उसके बाद जो है लोकतंत्र को स्थापना करना? एकदम सही। भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना? नहीं। सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना? नहीं। तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, कहता है बुलाबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जो बुलाबिया में जन संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खदान की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि या जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि? क्वेश्चन है बुलाबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? ठीक है, तो श्रीलंका जो है वो भारत के आज़ाद के 1 साल बाद आज़ाद हुआ था। भारत हमारा जो है 1947 में आज़ाद हुआ, श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति दल का आशय क्या है? राजनीति दल का आशय क्या है? अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से या किसानों के समूह से? तो राजनीति दल का जो आशय है वो है आपको व्यक्तियों के समूह से है। राजनीति दल का क्या आशय है? तो वो है व्यक्तियों के समूह से है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यानी विश्व के किस देश में सबसे पहले राजनीतिक दल की नींव पड़ी थी? यानी ज़रूरत पड़ा था राजनीतिक दल बनाने की। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ब्रिटेन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो राजनीतिक दल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए राजनीतिक दलों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आपको सत्ता प्राप्त करना। बहुत लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ना होगा, भैया चुनाव लड़ना उसका सेकेंडरी है, फर्स्ट काम जो उसके दिमाग में आता है वो होता है सत्ता प्राप्त करना। क्या है कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो होता है सत्ता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है
कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है, सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या राजनीति को। तो जैसा कि आप लोग इसमें आप आंसर देख चुके हैं, तो लोकतंत्र का प्राण जो है किसे माना जाएगा, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, कौन सा ऐसा कार्य है जो राजनीतिक दल का नहीं है। कौन सा ऐसा कार्य है जो राजनीतिक दल का नहीं है। चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा से राहत देना, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य करना, यानी राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। तो देखिए, राजनीतिक दल का कार्य अफसरों की बहाली संबंधित कार्य नहीं है, ठीक है। बाद बाकी सारा काम उन लोगों का है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। कौन सा ऐसा देश है जहां बहुदलीय व्यवस्था जो है नहीं है, तो ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था अभी भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। जो दल बदल कानून है निम्नलिखित में से किस पे लागू होता है। सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या उपयुक्त में से सभी से। तो जो दल बदल कानून है वह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, ठीक है। तो आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से उपयुक्त में से सभी पर नहीं मार देंगे। तो जो दल बदल कानून है वो आपको सांसद और विधायक पर ही लागू होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें से राष्ट्रीय दल जो नहीं है वो आपको लोक जनशक्ति पार्टी जो है अभी वो राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू का गठन कब हुआ था। तो इसका जो है सही आंसर, आप लोग जो भी बिहार के बच्चे हैं वो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि जनता दल यूनाइटेड यानी पार्टी का गठन जो है कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का, एक सेकंड, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन है, सॉरी, ये 1999 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब इसमें आपको मिलाना है जो कुछ चीज़ें दिए गई हैं और पार्टी है और यहाँ पे आपको उसका निशान है। तो बताना है कि समाजवादी, सबसे पहले हम लोग राजद का देखते हैं लालटेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग जदयू का चलते हैं तीर छाप, फिर हम लोग आते हैं समाजवादी साइकिल और उसके बाद हम लोग लोजपा का देखते हैं बंगला छाप। याद रखना है और बहुत ही आसान है, बहुत सारे बच्चे को याद ही हुआ होगा। अगला है कि इसमें से कौन सा जो है, एक सेकंड आप लोगों के लिए देखिए, अब हम आपको बता दें कि ये जो चीज़ें दी हुई है ये एकदम सही है। राष्ट्रीय जनता दल राजद की जो है गठन, जो पार्टी है उसका गठन जो है 1997 ईस्वी में हुआ। उसके 2 साल के बाद जदयू का गठन हुआ था, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 ईस्वी में, जनता दल यूनाइटेड जदयू 1999 ईस्वी में और लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना जो है 2000 ईस्वी में हुआ था। एक बार हम लोग फिर से देखेंगे, आरजेडी 1997, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984, जनता दल यूनाइटेड 1999 व लोक जनशक्ति पार्टी 2000। अब देखते हैं इसके कौन कौन संस्थापक हैं। तो आरजेडी के संस्थापक जो है वो लालू प्रसाद यादव है। बीएसपी के जो संस्थापक है वो श्री काशीराम थे। जदयू के जो थे वो शरद पवार है और एलजेपी के जो है वो रामविलास पासवान है, ठीक है। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। ये जो है आपको क्वेश्चन था वो आपको चैप्टर 3 में आपको दिया हुआ है, आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे निचोड़ हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई थी। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह इनमें से किन मुद्दों पर सफलता अभी तक जो है पा चुकी है। राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया,
लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। राजनीति की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया। नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पा ली है? तो एक हो गया राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। ठीक है, देखिए फिर से हम लोग एक बार अच्छा से इसको पढ़ते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई? तो क्या राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है? एकदम नहीं समाप्त हुआ है। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है? ये भी नहीं हुआ है। क्या समाज की आखिरी पंक्ति तक खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना को कम कर दिया है? नहीं किया है। ये तीन चीज़ें नहीं हुई है। लेकिन बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो है सफलता हम लोग पा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इसको हम लोग पहले देखना है। और हमको टॉपिक क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था और बहुसंख्यकों का शासन। तो देखिए, इनमें से कौन एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो वो है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव एकदम चाहिए, उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी चाहिए, बहुसंख्यकों का भी शासन चाहिए। लेकिन कानून के समक्ष समानता ये अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? जो अभी 15वीं लोकसभा का कार्यकाल हुआ है वो कब से कब था? 2009 से 2014, 2004 से 2009, 2014 से 2019 और 2019 से 2024। तो जो 15वीं लोकसभा का कार्यकाल था वो आपको 15वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आपको जो है 2009 से 2014 था। 15वीं लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 2009 से 2014 था। और जब 16वीं लोकसभा का कार्यकाल आया उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 से 2019 तक। ठीक है, ये था आपको 16वीं लोकसभा और ये था आपको 15वीं लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। और आज के वीडियो के लास्ट चैप्टर है और पूरे किताब में जो है 5 ही चैप्टर दिया हुआ है। तो इस अंतिम चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। अगर आप यहाँ तक अभी आ चुके हैं वीडियो, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं कर दिया तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे? लोकतंत्र की जो सफलता है वह किस पे निर्भर करती है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। देखिए, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे। लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करेगी? तो नागरिकों की उदासीनता पे कभी नहीं करेगी, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पे कभी नहीं करेगी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर एक काम करेगी और नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो कभी भी लोकतंत्र का सफल हम नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता रहेगी तो हमारा लोकतंत्र क्या होगा? सफलता की ओर बढ़ेगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुई थी उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी हुआ करती थी, यानी 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 10%। कितना परसेंट? 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? बहुत ही भीविये जो है ये कथन है, बहुत बार सभी एग्जामों में भी पूछा जाता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है?
अरस्तू का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का या ग्रीक का? तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है आपको अब्राहम लिंकन का था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो इसका जो है अब सही आंसर हो गया, वो हो गया आपको 90 करोड़ मतदाता जो है हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति में, किसी नेता में, किसी राजनेता में, राजनयिक में अगर क्षेत्रवाद की भावना हो जाएगी तो उसमें क्या कुपरिणाम हो सकते हैं? अपने क्षेत्र से लगाव हो सकता है, राष्ट्रहित हो सकता है, राष्ट्रीय एकता हो सकता है, अलगाववाद हो सकता है। तो देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम का जो अगर चर्चा करेंगे तो वो आपको अलगाववाद की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, ये जो क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र से लगाव, ये तो क्षेत्रवाद में विशेषता हो गई, कुपरिणाम नहीं हुआ। वो राष्ट्रहित में भी हो सकता है, राष्ट्रीय एकता भी हो सकता है, लेकिन एक कुपरिणाम क्या निकल के आएगा? अलगाववाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार की लोकतंत्र व्यवस्था है? तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र जो है प्रतिनिधात्मक, क्या है? प्रतिनिध्यात्मक। आप लोग जब किताब पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, उसमें यही आंसर दिया हुआ है। भारतीय लोकतंत्र निधि जो होता है वही प्रतिनिध्यात्मक तंत्र होता है। भारतीय लोकतंत्र जो है प्रतिनिधि जैसे होता है तो वही प्रतिनिध्यात्मक जो है लोकतंत्र है। जैसे प्रतिनिधि होता है ना, प्रतिनिधि जो चुन के हम लोग भेजते हैं जिस भी सांसद विधायक को, वही प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका में डैश के प्रतिनिष्ठा होनी चाहिए। न्यायपालिका में किस प्रकार की प्रतिनिष्ठा होनी चाहिए? तो न्यायपालिका में जो है सत्य की प्रतिनिष्ठता जरूर होनी चाहिए। सत्य के प्रति जो है प्रतिनिष्ठा क्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो अभी जो हमारे बिहार सरकार में वैसे 33% शुरुआती थे, 35 भी हुए, 50 भी % है। तो भारतीय राजनीति में जो महिलाओं को आरक्षण देने की जो मांग की चर्चा की गई है वो आपको 33% है। कितना प्रतिशत है? 33% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो कैसी प्रणाली है? तो नेपाल में जो अभी शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक प्रणाली है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक प्रणाली है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा या जो बोल रहे हैं उसको लिखने का कोशिश कीजिएगा। लोकतंत्रात्मक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं, हमने नीचे में आंसर भी लिख दिए हैं। 33% है, प्रतिनिध्यात्मक है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा सीटों पर विजय प्राप्त की गई थी, यानी कांग्रेस की जो यूपीए सरकार थी उसमें कितने सीटों पर विजय प्राप्त की गई थी? तो उसमें 265 सीटों पे विजय प्राप्त की गई थी। और ये सारे जो क्वेश्चन थे वो आपको पॉलिटी के बुक में क्वेश्चन थे। ये जो है पॉलिटी के क्लास 10th के जो बुक है उसमें आपसे इस बुक के ये सारे क्वेश्चन थे, जिसमें 5 चैप्टर थे। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को हमने इसमें जो है ले लिए हैं। तो अगर आप लोग जो है अभी तक चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।